नमस्कार बच्चों। एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पिछले व्याख्यान में हमने बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में चर्चा की थी। आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा की कथावस्तु और उसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उसमें बाणभट्ट का जो जीवन है उसको धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक घटना चक्रों के बीच में रख करके देखने का प्रयास इसके अंदर हुआ है। इस बाणभट्ट की आत्मकथा की जो कथा वस्तु है उसके 3 प्रमुख आधार हैं। पहला जो प्रमुख आधार है वह है बाण का व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन। इस विषय सामग्री की आत्मकथा में जो बाण की कादंबरी है उसकी आरंभिक स्तुति पाठ के श्लोकों और हर्षचरित पर आधारित है। इसका दूसरा आधार जो है वह वर्धन मौखरी राज्य की से संबंधित जो घटनाएं हैं वो हैं, और उन सभी के बीच में हम बाण के जीवन को अपना जो पांडित्य है, औदार्य है और सच्चरित्र प्रदर्शित करते हुए हम उसको पाते हैं। तो मौखरियों के जो छोटे महाराज के अंतःपुर में जो प्रवेश करने से लेकर के और हर्ष के राजसभा भवन में पहुंचने तक का वर्णन हम द्वितीय आधार के अंतर्गत ले सकते हैं। कान्यकुब्ज साम्राज्य का जो दक्षिण है उसके गुप्तों के जो अनुयायी हैं, आबीर राज्यों के भद्रेश्वर दुर्ग और व्याघ्र सरोवर से संबंधित जो बाण के विषय हैं उसको हम इसका तीसरा आधार मान सकते हैं। इस बाणभट्ट की आत्मकथा में मुख्य रूप से तांत्रिक, वाममार्गी, कापालिकों, कौलों, वैष्णवों, सौगत यानी बौद्ध धर्मानुयायियों के जो 3 संप्रदाय हैं उनका परिचय हमको प्राप्त होता है। इनमें जो हर्षवर्धन की रुचि है वह सौगतों के संप्रदाय की ओर है, वहीं बाणभट्ट की अभिरुचि अघोर भैरव के वाम मार्ग की ओर है। इस मार्ग का जो ये सहानुभूतिपूर्वक किया गया अध्ययन है वो द्विवेदी जी का अध्ययन इसके श्रद्धापूर्ण होने का ही कारण है। वाम मार्ग में जिस नारी तत्व की दार्शनिक स्थापना की गई है वह लोकमंगल की विधायिका है। वहाँ जो नारी है वो आत्मोत्सर्गकारी सृष्टि है। तीसरा संप्रदाय उड्डीयान पीठ के तांत्रिक वैष्णवाचार्य का है। कान्यकुब्ज प्रदेश के जनगण की ओर इसकी रुचि है। शील और सौंदर्य की जो कलात्मक विभूतियाँ हैं उनका जितना मनोहारी समावेशन इस संप्रदाय में हुआ है वैसा हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इन धार्मिक संप्रदाय के अतिरिक्त जो आत्मकथा की कथा वस्तु है उसमें गुप्त सम्राटों के जो इष्ट देव हैं महावराह जो है वो विष्णु की पूजा के अंतर्गत यानी विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं, और उनकी पूजा का जो विधान है वो बहुत ही भावमयता के साथ संयोजित किया गया है। उसमें श्रद्धा भी है, पूर्ण आत्मविश्वास भी है, और इसी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ भट्टिनी जो है वह महावरा के चरणों में प्रणाम करती है और उससे आत्मसमर्पणकारी निरीह कातर भाव की सृष्टि भी इस उपन्यास में हुई है। एक यवन बाला जो कि भट्टिनी चंद्र दधीची है उसके द्वारा महावीरा की पूजा का ये जो विधान है वो भी आश्चर्यजनक तो है लेकिन फिर भी तर्क की दृष्टि से सही ही ठहरता है। विष्णु पूजा का ये जो विधान है ये भागवत धर्म के विराट आंदोलन का मूल आधार है। आत्मकथा की वस्तु में भट्टिनी और तुवर मिलिंद ही ये जो संप्रदाय है इसके ध्वंसावशेष के रूप में हमारे सामने आते हैं। आत्मकथा की वस्तु से ही सूतरा स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त अघोर घंट और चंडमंडना के रूप में भी कापालिक संप्रदाय की साधना के जो कार्य हैं उनकी व्यंजना आत्मकथा में हमको देखने को मिलती है। बाणभट्ट की नाटक मंडली उज्जैनी जो है उसके सामाजिकों की एक प्रिय संस्था है।
लोग उस संस्था के समारोह को देखते हैं, उसको साधुवाद देते हैं। आत्मकथा में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख है कि उज्जैनी की जनता इस संस्था को बहुत ही स्नेह, श्रद्धा और सम्मान के साथ में देखती है। इसमें आत्मकथा के उल्लेख के अनुसार प्रतिवर्ष मदनोत्सव के अवसर पर कान्यकुब्ज की नगरश्री चारुस्मिता का मयूर और पद्म नृत्य होता है। असल में वेश्यावृत्ति का अस्तित्व भी आत्मकथा में एक सामाजिक संस्था के रूप में ही हमको देखने को मिलता है, जहाँ की नगर के संभ्रांत श्रेष्ठी कुमार जनपद के जो लोग हैं वो सौंदर्य का शिकार बनते हैं। उज्जैनी की प्रसिद्ध वारवधू मदनश्री के गृह जीवन का विवरण भी इस कथन को यथार्थ बनाता प्रतीत होता है। आत्मकथा की जो सारी कहानी है वो राजनीति के सूत्रों से गुथी हुई है। यदि राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता तो बाण की जो जीवन धारा है उसकी दिशा कुछ और ही हुई होती, और तब स्पष्ट ही जो आत्मकथा की जो वस्तु है इसका इतना विकास संभव नहीं था। इस बाणभट्ट की आत्मकथा में राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का एकमात्र जो निमित्त है वो बाण बन जाता है। इससे भी राजनीतिक परिस्थिति की गंभीरता हमको पता चलती है। इसके अतिरिक्त आत्मकथा की घटनाओं में छोटे राजकुल और अंगनापहरण, वेंकटेश भट्ट की तांत्रिक वैष्णव साधना और उडुपति या तारापति भट्ट का बौद्धाचार्य, वसुभूति से शास्त्रार्थ, ये सभी राजनीतिक उद्देश्यों से हमको प्रेरित दिखाई देते हैं। ऐतिहासिक प्रदेशों में चरणाद्रि दुर्ग के उत्तर के काशी और दक्षिण के जो करुष जनपद हैं उनका तथ्य निरूपण, भद्रेश्वर दुर्ग और सौरभहृदय के वर्णन, ये सब उनकी जो ऐतिहासिक अभिरुचि है उसके प्रमाण हैं। प्रबंध की दृष्टि से यदि हम देखें तो आत्मकथा की जो वस्तु है उसको सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक आधिकारिक या मुख्य और दूसरी प्रासंगिक या गौण। बाणभट्ट और भट्टिनी चंद्रदधिति की कथा आधिकारिक है और वीरत वज्र और सुचरिता, तांत्रिक योगी और महामाया, इनके जो कथानक हैं ये प्रासंगिक हैं। दोनों सहायक कथाएं मुख्य वस्तु के प्रभाव को बढ़ाने में ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। किसी भी प्रबंध के विकास में जो वस्तु का विकास होता है वो मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो पात्रों के कथोपकथन पर और दूसरा नवीनतम घटनाओं के संयोजन पर। आत्मकथा में पात्रों का जो वार्तालाप है वो प्राय स्वाभाविक है, सार्थक है और वस्तु की गति को बढ़ाने में सहायक है। घटना विन्यास की दृष्टि से भी आत्मकथा की वस्तु विकासोन्मुख भी है और एक दूसरे से संबद्ध भी है। कथा वस्तु की घटनाओं का क्रम कभी आगे और कभी पीछे अवश्य होता रहता है। जैसे कोई आगे चलता पीछे की ओर मुड़कर देखने के लिए कुछ समय के लिए रुक जाता है और वापस से वह अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो जाता है, वैसा ही कुछ आत्मकथा की कथा वस्तु में भी हमको देखने को मिलता है। कथा वस्तु के सूत्रों का जो केंद्र बिंदु है वह भट्टिनी, निपुणिका और स्वयं बालभट्ट ही है। अतीत की घटनाएं कुछ कभी आगे कभी पीछे इस क्रम से उसके चारों ओर चक्कर काटती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में किसी नवीन वस्तु का आकस्मिक विन्यास आत्मकथा में कहीं भी नहीं आता है, किंतु कुछ प्रासंगिक वस्तुएं जो हैं उनके मुख्य सूत्रों का उद्घाटन कादंबरी की नवीन वस्तु उद्भावना की तरह ही होता है। आत्मकथा में घटनाओं का जो वस्तु विन्यास है वह सुव्यवस्थित और सुसंबद्ध है। एक घटना की कड़ी दूसरी घटना की कड़ियों से हमेशा जुड़ती हुई ही दिखाई देती है। हर एक उच्छ्वास आत्मकथा की श्रृंखला की एक कड़ी हमको प्रतीत होता है। आरंभ से ही आत्मकथा की कथा वस्तु में पाठक की उत्सुकता और कौतूहल बनाए रखने का प्रयास हमको दिखाई देता है। जैसे प्रथम उच्छ्वास है उसके अंत में बाणभट्ट का कथन हमको यह आभास कराता है कि किस प्रकार के इस कथन के माध्यम से पाठक आगे पढ़ने के लिए भी प्रेरित होगा और वह निश्चित रूप से दूसरे उच्छ्वास की ओर बढ़ेगा। वह बाणभट्ट कहता है कि इसके बाद मुझे बाणभट्ट प्रथम उच्छ्वास के अंत में कहता है कि इसके बाद मुझे एक ऐसी घटना लिखनी है
जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना पड़ता है। मैं जिस बात से बचना चाहता था उसी से टकराना पड़ा। ये जो बाणभट्ट का आत्मकथन है उसको पढ़ने के साथ ही हम इस तरह की कोई आने वाली घटना से परिचित होने के प्रति उत्सुक हो जाते हैं और हम निश्चित रूप से हम उसको फिर पढ़ने के लिए लालायित होते हैं और उसको पढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं। आत्मकथा के प्रारंभ में भी कथामुख की जो कल्पना है उसका भी एकमात्र उद्देश्य बाण की अपनी जो कहानी है उसके प्रति पाठकों को उत्सुक और सचेष्ट बनाना है। मिस कैथराइन या दीदी भी केवल काल्पनिक पात्र मात्र नहीं है बल्कि एक उनका भी सुखद साहित्यिक योगदान इसके अंतर्गत है। बाणभट्ट की आत्मकथा की जो कहानी है उसके विकास से संबंधित एक और जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है उसका आंतरिक संघर्ष। हर एक औपन्यासिक जो कृति है, कोई भी उपन्यास हो, उसमें ये संघर्ष अवश्य मिलता है। यदि संघर्ष नहीं हो तो कथा आगे नहीं बढ़ेगी और इस संघर्ष के कारण ही कथा वस्तु का विकास होता है। किसी भी घटना प्रवाह से परिपूर्ण कृति में ये संघर्ष हमको दो रूपों में देखने को मिलता है। यह संघर्ष कभी तो व्यक्तिनिष्ठ होता है और कभी परिस्थितिजन्य होता है। अपने प्रथम रूप में ये जो संघर्ष है यह नायक का प्रतिनायक के साथ होने वाला संघर्ष है और प्रतिनायक के अभाव में ये जो संघर्ष है वह मुख्य नायक का परिस्थितियों और समाज व्यवस्था से होता हुआ प्रतीत होता है। अब हम बाणभट्ट की आत्मकथा की बात लें तो बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रतिनायक का तो सर्वथा अभाव है, इसलिए नायक बाणभट्ट का ही सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के साथ संघर्ष हमको देखने को मिलता है, जिसे हम समाज व्यवस्थागत संघर्ष भी कह सकते हैं। बाणभट्ट उस समय के जो सामाजिक दुख दैन्य हैं, अपरूपताएं हैं, असंगतियां हैं, विसंगतियां हैं, उनका जो मूल कारण है वह उस समाज व्यवस्था को ही बतलाता है और इसीलिए वह उसे बदलना चाहता है। बाण का जो संघर्ष है वह मौखरी अंतःपुर प्रवेश से आरंभ होकर के मगध की ओर प्रस्थान करते करते प्रायः समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में बाणभट्ट की आत्मकथा एक सुदृढ़ और सशक्त संघर्ष विहीन स्थिति कभी कभी बन जाती है। जबकि उसका संघर्ष समाप्त हो जाता है, उसमें प्रतिनायक का अभाव होने से व्यक्तिनिष्ठ संघर्ष का तो अभाव है ही, परिस्थितिजन्य संघर्ष को भी कई बार टाल दिया गया है। और उसमें बाणभट्ट का कुमार कृष्णवर्धन के साथ आचार्य सुगतभद्र के विहार में जो थोड़ा सा संघर्ष दिखाया गया है वो भी केवल एक वाद विवाद मात्र बन करके रह जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा में घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो वैयक्तिक मनोभाव हैं उनमें भी जगह जगह परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन यह परिवर्तन स्थायी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। उसके कारण व्यक्ति की जीवनधारा नया मोड़ लेती हुई प्रतीत होती है। भाव परिवर्तन या तो व्यक्ति के जीवन का ही अंत कर देता है या फिर कथानक के सूत्र का ह्रास कर डालता है। बाणभट्ट की आत्मकथा की कथा वस्तु एक संस्मरणात्मक आत्मवृत्ति के रूप में लिखी गई है और इसलिए उसका विकास भी प्राय मुख्य और जो गौण पात्र हैं उनके जीवन के संस्मरणों के संयोजन से ही होता चलता है। ये संस्मरण कहीं तो बाण की आत्मवृत्ति के रूप में प्रतीत होते हैं, कहीं निपुणिका, सुचरिता और महामाया के रूप में। इन्हीं घटनाओं, परिस्थितियों और संस्मरणों के संयोजन के परिणाम स्वरूप आत्मकथा की कथा वस्तु विकसित होती है। कथा वस्तु में जो देश काल की क्षेत्रीय और सामयिक सीमा है बहुत ही संकुचित है और इस सीमाबद्ध भूमि पर एक विशाल प्रासाद खड़ा करने के लिए मुख्य और गौण पात्र दोनों के ही अतीत और जो जीवन में अभी तक नहीं आई हैं उस जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों का उपयोग किया गया है। इससे वस्तु का कभी आगे और कभी पीछे अर्थात कभी वर्तमान में और कभी भूतकाल में विकास होता चला जाता है। इससे भारतीय कथा काव्यों की बहुत सी वक्ताओं और श्रोताओं के माध्यम से प्रकट होने वाली जो कथा सरणी है उससे भी छुटकारा मिल गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा के साथ में संस्मरणात्मक कथानक की कड़ियाँ स्वतः ही जुड़ जाती हैं। इस तरह से जो कथानक है इसकी एक सूत्रता खंडित कहीं भी नहीं होती है और कथा वस्तु की प्रभावान्विति भी बहुत कम बाधित होती है।
कथा वस्तु के संबंध में जो अंतिम बात है वो हम ये कह सकते हैं कि बाणभट्ट, महामाया, अघोर भैरव, आबीर, सामंत, लोरिक देव, इन सभी के परिपक्व जीवन की ओर निपुणिका, बट्टिनी, चंद्रददिति, सुचरिता आदि के जीवन के विकासमान जीवन की वस्तु यहाँ पर है। यहाँ परिपक्व जीवन में भी देश काल सीमाबद्ध है, इसलिए सभी प्रमुख पात्रों का भावी विकास दृष्टिगत यहाँ पर नहीं होता है। आत्मकथा जो है इसमें कुछ स्त्री पात्रों को छोड़ करके शेष सभी पात्र स्त्री जीवन के पर्याय बन गए हैं। यह सीमित देशकाल में विकसित उपन्यास है, उसका देशकाल एक सीमा के अंदर ही है, इसलिए पात्रों का विकास भी उसी के अनुरूप हुआ है। हमें उसे संपूर्ण जीवन का चित्र नहीं मान करके एक खंड जीवन का या जीवन के जो सीमित आयाम होते हैं उनका ही चित्र हमको समझना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने बाणभट्ट की आत्मकथा की कथा वस्तु के बारे में बात की। धन्यवाद।